साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम भारतीय नागरिकता इंडिया सिटीजनशिप इस पर बात करेंगे और संविधान के लागू होने के समय नागरिकता की व्यवस्था किस प्रकार की थी और संविधान लागू होने के बाद की व्यवस्था किस प्रकार की हुई, तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में क्या प्रोविज़न है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में आया और अब एक नया संशोधन आया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हाल ताज में। और भारतीय नागरिकता का लोप किस प्रकार से होता है कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार से छिन जाती है, क्या ऐसी बातें होती हैं, तो हम इन सभी विषयों पर विस्तार से बातें करेंगे। तो कृष्णा स्वामी अय्यर ने एक बात कही है कि भारतीय संविधान ने प्रजातंत्रीय शासन के आधार के नाते सामान्य नागरिक के अधिकारों में तथा मानवीय प्रतिष्ठा में विश्वास करते हुए भारतीय नागरिकता के सामान्य सिद्धांतों को स्वीकृत किया है। यानी प्रजातंत्रीय शासन के आधार पर, यानी लोकतांत्रिक शासन के आधार पर सामान्य नागरिक के क्या अधिकार है, और मानवीय प्रतिष्ठा में विश्वास करते हुए, ह्यूमन वैल्यू को महत्व देते हुए भारतीय नागरिकता के सामान्य सिद्धांत को हमारे संविधान में बनाया गया है, ये कृष्णा स्वामी अय्यर कहते हैं। संविधान लागू होने के समय नागरिकता की क्या व्यवस्थाएं थी, इस पर चर्चा करें तो भारतीय संविधान के लागू होने के समय नागरिकता के संबंध में जिन सामान्य सिद्धांतों को निश्चित किया गया वे हैं जन्मजात नागरिक, शरणार्थी नागरिक और विदेशों में रहने वाले भारतीय। तो जन्मजात नागरिक संविधान के लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 के दिन से वे ही व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे जिनका जन्म भारत में हुआ अथवा जिनके माता पिता में किसी का जन्म भारत में हुआ अथवा जो संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रहते थे। ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है संविधान के लागू होने के समय नागरिकता की क्या व्यवस्थाएं थी, जिनमें हम जन्मजात नागरिक में इतनी बातें देखते हैं। अब हम बात करते हैं शरणार्थी नागरिक। शरणार्थी नागरिक में वे शरणार्थी व्यक्ति भी भारत के नागरिक समझे गए जो पाकिस्तान से भारत आ गए। उनके लिए यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति जो स्वयं या जिनके माता पिता में से कोई एक, दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो और नीचे लिखी गई हुई शर्त, मतलब जो शर्त बनाई गई एक शर्त थी, वे शर्त ये है कि वे जो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आकर रहने लगे, या वे जो 19 जुलाई 1948 को या बाद में भारत में आए और जिन्होंने भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के दफ्तर में आवेदन पत्र देकर 26 जनवरी 1950 से पहले अपना नाम रजिस्टर में लिखा लिए, ऐसे व्यक्ति क्या माने गए? शरणार्थी नागरिक माने गए। उनको भी भारत की नागरिकता मिल गई। ये कब की बात हो रही है? जब जो है बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग जो है देश बन गया और पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यक हैं जिनके मन में असुरक्षा की भावना थी और वे सभी भारत आए, तो उनको भी इन जो है बिंदुओं के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की गई और पूरे सम्मान के साथ। वे मुसलमान भी, ध्यान रखने वाली बात, वे मुसलमान भी जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, परंतु बाद में भारत सरकार का अनुमति पत्र यानी परमिट लेकर पाकिस्तान से वापस आकर यहाँ अस्थायी तौर पर बस गए, वे भी भारत के नागरिक बन गए। तो ये शरणार्थी नागरिक में अगर मुसलमान भी कोई आया तो यहाँ उसे जो है परमिट के आधार पर जो है नागरिक मान लिया गया। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को किस प्रकार से नागरिक माना गया? तो जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वे भी भारत में नागरिक बन सकते हैं। उसके लिए क्या शर्तें हैं कि उनका या उनके माता पिता का या उनके दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो और उन्होंने विदेशों में स्थित भारतीय राजदूत के पास
भारत का नागरिक बनने के लिए आवेदन पत्र देकर अपना नाम रजिस्टर में दर्ज करा लिया हो, तो ऐसे विदेशों में रहने वाले भारतीय भी भारतीय नागरिक बन गए। अब हम देखते हैं कि संविधान लागू होने के बाद किस प्रकार की भारतीय नागरिकता की व्यवस्थाएं हमारे देश में रही। तो हमारे संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया था कि वो भारतीय नागरिकता के संबंध में विस्तृत कानून बना सकते हैं और बनाएं। इस प्रकार संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया। 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया और इस अधिनियम के अनुसार नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता के लोप के नियम, यानी नागरिकता कब समाप्त होती है, इसके नियम इस जो है अधिनियम में, नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाए गए। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या प्रोविज़न है और भारतीय नागरिकता की प्राप्ति संविधान लागू होने के बाद किस प्रकार हुई। तो जन्म द्वारा नागरिकता 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, परंतु विदेशी शत्रुओं के बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, भले ही वे भारत में पैदा हुए हों। एक बड़ी बात है जन्म द्वारा नागरिकता में। अब हम देखते हैं कि वंश द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त हुई। तो वंश द्वारा नागरिकता इस प्रकार प्राप्त हुई कि संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकों की संतानें, चाहे वह विदेशों में पैदा हुई हों या भारत की ही नागरिक मानी जाएंगी। ऐसी बात वंश द्वारा नागरिकता में कही गई। अब हम देखते हैं कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता किस प्रकार से। तो इसमें ऐसे लोग जो 26 जुलाई 1949 के बाद पाकिस्तान से आए हैं, भारत के नागरिक उस दशा में माने जाएंगे जब वे आवेदन पत्र देकर अपना नाम भारतीय नागरिकता के रजिस्टर में दर्ज करा लें। परंतु ऐसे व्यक्तियों के लिए यह शर्त होगी कि आवेदन पत्र देने से पूर्व कम से कम 6 माह से भारत में रहते हों तथा उनका या उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। ऐसे भारतीय जो विदेश में जाकर बस गए हैं, भारतीय दूतावासों से आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण द्वारा संभव है। और विदेशी स्त्रियां जिन्होंने भारतीय नागरिकों से विवाह कर लिया हो, आवेदन पत्र दे करके भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकेंगी। और राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक यदि वे भारत में ही रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों तो आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिक हो सकेंगे। तो ये जो बातें बताई गई, ये आज भी बहुत सारी बातें हम यथा स्थिति में देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता किस प्रकार से हमारे संविधान लागू होने के बाद किस प्रकार की देशीकरण द्वारा नागरिकता की व्यवस्था थी। तो देशीकरण द्वारा नागरिकता, विदेशी नागरिक भी कुछ शर्तों को पूरा करने पर भारतीय नागरिक के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें है कि विदेशी ऐसे राज्य का नागरिक हो जहां भारतीयों पर वहां की नागरिकता ग्रहण करने पर रोक लगाई गई हो। वह आवेदन पत्र देने के पूर्व कम से कम 5 वर्षों में लगातार भारत में रह रहा हो, वह सच्चरित्र हो, वह भारत की किसी प्रादेशिक अथवा राज्य भाषा का जानकार हो, नागरिकता प्राप्त करने के बाद उसका इरादा भारत में ही रहने का हो, भारत सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की नौकरी न करने का हो, तब हम देशीकरण द्वारा नागरिकता उस व्यक्ति को दे सकते हैं। एक बहुत प्रमुख बिंदु है और बहुत प्रमुख पॉइंट है कि भूमि विस्तार द्वारा भी नागरिकता प्राप्त होती है। कैसे? यदि कोई नवीन प्रदेश भारत में शामिल कर लिया जाता है तो वहाँ की जनता भारतीय मानी जाएगी। इसका एक प्रमुख उदाहरण है आपके सामने कि जैसे गोवा भारत राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया गया तो वहाँ की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई। आज भी गोवा, आप जानते हैं कि आज़ादी के लंबे कालखंड के बाद हम भारत में मिला। वहाँ पर जो है पुर्तगालियों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। और आज भी हम जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कि हमारी ज़मीन है, उसके लिए भी हमने अपने असेंबली में बहुत सारी सीटें अलॉट की हुई हैं। और आज भी
हम उसे अपना अंग मानते हैं और वहाँ के लोगों को भारत का ही नागरिक समझते हैं। तो ये भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता का प्रोविजन संविधान लागू होने के बाद किया गया। अब हम देखते हैं कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इसमें क्या बातें हैं। तो इस संशोधन अधिनियम द्वारा 1955 के भारतीय नागरिकता अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जैसे कि भारत में जन्मे उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक हो। पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता चाहने वालों को भारत में कम से कम 5 वर्ष निवास करना होगा और इसके लिए पहले यह अवधि 6 माह थी, तो इसको बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। यह संशोधन अधिनियम जम्मू कश्मीर तथा असम पर भी लागू होगा। यानी ये बात इसलिए मेंशन कर दी गई जम्मू कश्मीर और असम पर, क्योंकि असम में भी स्थिति जो है लैंड ऑर्डर की पोजीशन जो है ठीक नहीं रहती थी, लेकिन अब असम पूरी तरीके से शांत है। हालांकि असम में आज भी घुसपैठियों का मुद्दा और इस प्रकार की बातें हम सुनते आते हैं। तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा था और इसलिए स्पेशली जम्मू कश्मीर और असम का नाम लेना बहुत ज़रूरी था। अब हम देखते हैं कि भारतीय नागरिकता समाप्त किस प्रकार होता है। तो जिस प्रकार भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है उसी प्रकार इसका लोप भी हो सकता है। तो इसका किस प्रकार से इसका जो है लोप होता है उसे हम देखें। विवाह, पहला पॉइंट है विवाह। तो यदि कोई भारतीय स्त्री किसी विदेशी के साथ विवाह कर ले और विदेश में रहने लगे तो वो भारत की नागरिकता खो देती है। यहाँ से कोई जो है स्त्री बाहर के किसी व्यक्ति से शादी कर ले और वहीं अस्थायी तौर पर बस जाए, निवास करने लगे, तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। देशद्रोह, यह भी एक प्रमुख पॉइंट है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने धोखा देकर यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली है या उसने भारत सरकार के प्रति देशद्रोह किया है या युद्ध के समय उसने शत्रु की सहायता की है तो वह भारत की नागरिकता को खो देगा। अब यहाँ का कोई व्यक्ति युद्ध के समय, जब जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है और वो पाकिस्तान की आर्मी को गुप्त सूचनाएं देने लगे, जाकर के जो है बहुत सारी बातें बताने लगे, यहाँ का रहस्य बताने लगे, तो उसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगेगा और ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब हम देखते हैं भारतीय नागरिकता का लोप प्रवास के माध्यम से कैसे होता है। यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक बाहर रह रहा हो तो अपनी इस लंबी अनुपस्थिति के कारण भारतीय नागरिकता खो देगा। अपराध, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अपराध के कारण कम से कम 2 वर्ष का दंड पा जाता है तो वह भारत का नागरिकता खो देगा। ऐसी बातें हमारे संविधान में बताई गई हैं। तो हमने देखा कि अपराध की बात। अब हम देखते हैं कि विदेशीपन, यदि कोई भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत की नागरिकता से वंचित हो जाता है, क्योंकि हमारा देश, हमारा भारत देश, हमारा संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान किए हुए है, जबकि ऐसे कई सारे देश हैं जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान किए हुए हैं। तो हमने देखा कि भारतीय नागरिकता में इतनी बातें हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।